हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक पार्टली लिविंग सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम था वैक्यूल। और हमने देखा था कि कैसे वैक्यूल पार्टली लिविंग होता है, किस तरह से इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, जो अंदर का सैप होता है वो नॉन लिविंग होता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनेल है और किसी एक लिविंग ऑर्गेनेल को हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। और जिस लिविंग ऑर्गेनेल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। तीनों इसी के नाम हैं। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी का नाम है बच्चों प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इसी का नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा लेमा, तो इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी थियोडर स्वैन। हमने जब सेल थ्योरी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी, एक एम स्लेडन यानी मैथियस स्लेडन और थियोडर स्वैन। तो जो थियोडर स्वैन थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। थियोडर स्वैन डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। लेकिन जो टर्म है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसने दिया था? द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन was given by नगेली एंड क्रैमर। ठीक है, नगेली एंड क्रैमर, ये टर्म जो है उसे नगेली और क्रैमर ने दिया था। ठीक, नगेली एंड क्रैमर नगेली एंड क्रैमर हैड गिव द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म है उसे नगेली और क्रैमर ने दिया था। इसके बाद से तीन थ्योरीज आई जो डिस्क्राइब कर रही थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा इसका नेचर है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो लाइपोप्रोटीनेशियस है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी है। ये हमारा पहला एजम्पशन था। ऐसा पहले हमें लगा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी है। इसे हम लिख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। जहां पर जो लिपिड होता है, ऐसा पहले माना जाता था, वो होता है 42%। जो प्रोटीन होता है वो होता है 48% और प्रोटीन होता है 52%। ऐसा पहले माना जाता था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है वो होता है 52%, जो लिपिड होता है वो होता है 48%। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसका एक मॉडल दिया। एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के ये मॉडल दिया, और उस मॉडल को कहते हैं हम सैंडविच थ्योरी। तो सैंडविच थ्योरी को समझेंगे और किसने दिया था इसे। ठीक है, इसे दिया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डैनियल एंड डैप्सन। सैंडविच थ्योरी, ठीक है, सैंडविच थ्योरी। और किसने दिया था इसे? डैनियल एंड डैप्सन ने। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, सैंडविच थ्योरी। आपने देखा होगा सैंडविच क्या होता है, जब दो ब्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है और उनके बीच में आप आलू टिक्की लगा देते हैं या फिर कुछ भी पनीर लगा दें या फिर उसके अंदर आप बटर लगा दें, तो ये जो बीच वाला मटेरियल होता है वो होता है इनके अकॉर्डिंग लिपिड, और जो ऊपर और नीचे की जो दो ब्रेड्स होती हैं वो होती हैं इनके अकॉर्डिंग
प्रोटीन, ठीक है। तो डैनियल एंड डेप्सन के अकॉर्डिंग जो सैंडविच थ्योरी थी उसमें ये बताया गया कि जो सैंडविच के ऊपर और नीचे की ब्रेड होती है वो होती है प्रोटीन की लेयर, और जो बीच का जो आलू टिक्की लगा होता है, जो पनीर लगा होता है, या फिर कुछ भी जो सैंडविच में बीच में लगाया गया हो, या फिर आप बर्गर भी ले लीजिए, बर्गर में भी ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में कुछ सैलड वगैरह लगाया होता है। तो ये जो बीच वाला है वो था आपका इंटरमीडिएट मटेरियल, जिसे हम कहेंगे जो इंटरमीडिएट मटेरियल था वो था लिपिड। और जो आउटर लेयर्स थी वो थी प्रोटीन, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि जो सैंडविच थ्योरी में जो ऊपर के जो दो ब्रेड होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, और जो बीच का मटेरियल होता है जैसे कि कुछ भी मतलब पनीर या फिर आपका आलू टिक्की, वो होता है क्या, प्रोटीन, ठीक, लिपिड। इसके बाद हम देखेंगे रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी और ये जो थ्योरी थी वो कहती थी कि जो प्रोटीन होता है वो आउटर में होता है, फिर ऊपर भी, मतलब जैसे सपोज दैट ये बुक है, मैं आपको ये एक बुक दिखाता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ये एक बुक है, ठीक है। अगर सपोज दैट ये एक बुक है तो ये जो पार्ट है ये है प्रोटीन, फिर जो नीचे है ये भी है प्रोटीन, और बीच में ये जो पेजेस दिख रहे हैं आपको इनमें दो भाग है, और ये दोनों जो हैं, दोनों लेयर्स जो हैं वो लिपिड की है, मतलब ये लिपिड है फिर ये लिपिड है, ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है। इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये किसने दिया था, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ये दिया था रॉबर्टसन ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको आप लिख लीजिए, डेल्टा मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया था रॉबर्टसन ने, और ये थ्योरी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रोटीन लिपिड स्ट्रक्चर को अप्लाई किया था और बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, ही अप्लाइड, क्या अप्लाई किया था इन्होंने, प्रोटीन लिपिड स्ट्रक्चर, जो उन्होंने बताया था वही बताया था, बस इन्होंने बताया था कि सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटीन लिपिड स्ट्रक्चर। और इसको आप याद रखने के लिए ऐसे लिख लीजिए, PLLP स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन लिपिड स्ट्रक्चर बताया था। इस क्या मतलब, जैसे ये अगर कोई लेयर है, ये हो गई प्रोटीन, फिर ये लेयर हो गई प्रोटीन, और बीच का ये जो मटेरियल है ये हो गया लिपिड, ये दो लेयर में है, ठीक है। ये हो गया लिपिड, और ये दोनों, पहला और दूसरा, ये हो गया प्रोटीन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी किसने दी थी और थ्योरी क्या कहती है। तो आप PLLP याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी टाइप का बस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये थ्योरी तब फेल होती है जब हमें पता चलता है कि कुछ इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सूटेबल, सबसे ज़्यादा
ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉडल है वो 100% सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, वो मॉडल मिला और उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजेक मॉडल। इस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। लेकिन इस मॉडल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो जो हम लोगों में जो लिपिड पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। जो लिपिड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। कैसा लिपिड? उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। जो लिपिड पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब इस लिपिड के उस लिपिड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। लेकिन उससे पहले इस फॉस्फोलिपिड का कुछ नाम होता है, और ये जो लिपिड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसे हम कहते हैं लेसिथिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसिथिन। इस पर आप डेल्टा मैक्स का वो लगा लीजिए, डेल्टा मैक्स का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन जो होता है यही वो फॉस्फोलिपिड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अब इस लिपिड के दो भाग होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो दूसरा होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो दूसरा होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। ये सपोज दैट कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये वाला जो पार्ट है हेड, जिसे हम हेड कहते हैं, ये है हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो पार्ट है टेल, इसे हम कहते हैं टेल, और इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। तो जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक, जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक, जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक। यहाँ तक का यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम पढ़ेंगे अपना पहला और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में दिया गया मॉडल। ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये जो मॉडल था इसे 1972 में दिया गया था, वो अभी रिसेंटली आया है मॉडल, और बहुत सुटेबल है, 100% एक्यूरेसी है, 100% डिफाइन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सारी चीज़ें एक्यूरेट बताता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितनी भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स इस मॉडल से क्लियर हो जाते हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये मॉडल क्या कहता है, ठीक है, मतलब जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं अब यहाँ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होती है। सबसे पहले आप सोचिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है या फिर आउटर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है या आउटर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों प्लांट्स में तो एनिमल्स में तो आउटर मोस्ट होती है, लेकिन क्या प्लांट्स में आउटर मोस्ट होती है? नहीं, प्लांट्स में आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ऐसे लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लिखेंगे केवल आउटर। लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है? ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लिविंग होती है। उसके बाद क्या ये सारे मटेरियल्स को अपने इस पार से उस पार जाने देती है, मतलब क्रॉस करने देती है अपने आप को? नहीं, ये कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही जो सेल के लिए नेसेसरी होता है या फिर जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें ही अपने थ्रू क्रॉस करने देती है। मतलब ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ को ही परमिशन देती है, ठीक है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल होती है। आउटर लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर होती है, लिविंग होती है, सेमी परमिएबल होती है। इतना हमने देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे फ्लूइड मोजेक मॉडल एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सबसे पहले ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है नेचर में, मतलब फ्लूइड जैसा है। अब फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड ना ही तो सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड टाइप का ही होता है, लेकिन लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा उसमें विस्कोसिटी होती है। मतलब जैसे आप जेली, जो आप जेली देखते हैं वो जेली लाइक होता है। तो ये मॉडल कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड लाइक है, क्वासी फ्लूइड। क्वासी मतलब होता है के जैसा, लुक्स लाइक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। उसके बाद कहता है कि इसके जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है फ्लूइड मोजेक के, वो ये है कि इट इज़ प्रोटीन आइसबर्ग
इट इज़ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब ये प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में तैर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं जो लिपिड के सी में तैर रहे हैं। सो इसको हम लिख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेनीज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड है नेचर में। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है इसको हम कोट अनकोट करेंगे कि इट इज प्रोटीन आइसबर्ग्स प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं सी ऑफ फॉस्फोलिपिड में। इट इज प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं कि जो लिपिड्स हैं वो कैसे अरेंज है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक हमने बताया था कि जो हेड है वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब जो हेड है वो हमेशा वाटर लविंग होता है, वो आउटर की तरफ होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया कि जो हेड होता है वो हमेशा आउटर की तरफ होता है, जबकि जो टेल होती है वो हमेशा इनर साइड में होती है। सो हम ये भी लिख लेते हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड इज ऑलवेज टुवर्ड्स आउटर वाइल जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है, सॉरी जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है इज ऑलवेज टुवर्ड्स इनर साइड, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है वो हमेशा आउटर में होता है, जो हाइड्रोफिलिक टेल होती है वो हमेशा इनर में होती है। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसमें हमने बताया था कि जो एक मेन फेलियर का कारण था रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी का, वो यही था कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को तो डिफाइन ही नहीं किया था, जबकि ऐसा पाया गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में या फिर उससे पहले ऐसा देखा गया कि उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है उसमें कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखा गया कि अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने उसको एक्सप्लेन किया कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो टेल्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, उन टेल्स को ज्वाइन करते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब टेल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है लिपिड का, यानी कि जो टेल होती है उनके बीच में होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। प्लांट्स में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जबकि एनिमल्स में होते हैं और यही एनिमल्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमने देखा था कि प्लांट्स में जो रिजिडिटी थी, जो टफनेस था, वो सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन एनिमल्स में जो रिजिडिटी होती है, जो टफनेस की ज़रूरत होती है, वो यही कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टेल्स के बीच में होते हैं, लिपिड्स की टेल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर present between the tails of हाइड्रोफोबिक लिपिड, ठीक है। लिपिड के जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो उसकी टेल होती है, वहीं पे ये उन्हीं के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर से हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर हम लिखेंगे कि यही जो है, यही कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इन प्लांट्स
इन प्लांट्स दे आर एब्सेंट और नेग्लिजिबल। प्लांट्स में या तो एब्सेंट होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, ठीक है। बट इन एनिमल्स यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है। एनिमल्स में जो है यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और फिर आखिरी में है हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो प्रोटीन बच्चों इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन बाहर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो प्रोटीन अंदर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी आउटर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, इनर को बोलते हैं इंट्रिंसिक। इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं तो हैं ठीक है। इंट्रिंसिक जो होता है वो 30% होता है और एक्सट्रिंसिक जो होता है वो 70% होता है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्यों एक्सट्रिंसिक ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वो इम्बेडेड होते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। या तो फुली इम्बेडेड होंगे या फिर पार्टली इम्बेडेड होंगे, और टाइटली अटैच होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के साथ, बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के साथ। जैसे कि परमिएज है, वो भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है परमिएज, वो लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, और जब भी कोई मटेरियल पास नहीं हो पाता तो वो इस परमिएज प्रोटीन के पास जाता है और परमिएज प्रोटीन उसको पास करवा देता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि दे आर, इसको लिख लेते हैं कि दे आर embedded fully और partly to the lipid molecule, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल से या तो ये फुली होते हैं या फिर पार्टली अटैच होते हैं, ठीक है, उसमें धंसे हुए होते हैं। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हेड होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो आउटर में होता है। सबसे पहले हम हेड बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे हेड और ये हो गई टेल। ये तो एक लेयर हो गई, ठीक, लेकिन लेयर कितनी होती है, 2। तो ये हो गई हमारी पहली लेयर। हेड जो है वो आउटर की तरफ है। फिर नीचे भी, हेड तो हमेशा आउटर की तरफ ही रहेगा, तो नीचे जब हमको बनाना होगा तो नीचे भी हम आउटर की तरफ ही बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गए हमारे फिर से हेड। ठीक, ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल की दूसरी लेयर हो गई। ये लिपिड मॉलिक्यूल की लेयर हो गई। अब देखिए जो लिपिड मॉलिक्यूल की लेयर होती है इनके बीच में या तो पार्टली लिविंग या फिर पार्टली इम्बेडेड या फिर फुली इम्बेडेड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये फुली इम्बेडेड है, ठीक है, ये फुली इम्बेडेड है। ये जो है ये पार्टली इम्बेडेड है, ये जो है ये पार्टली इम्बेडेड है। यहाँ पर एक फुली इम्बेडेड मॉलिक्यूल है, ठीक।
यहाँ पर एक फुली एम्बेडेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कुछ पार्टली एम्बेडेड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हमने पार्टली एम्बेडेड और फुली एम्बेडेड मॉलिक्यूल्स तो बना लिए। इसके ऊपर जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है वो कुछ इस तरह से लगा होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान ये मॉडल है आपके लिए, बस आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगे होते हैं हमारे एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स। ठीक है, ये हो गए एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स एक स्लाइमी लेयर होती है जो ओलिगोसैकेराइड की बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में, और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है प्रोकैरियोटिक में। ये हमने पढ़ा था, अगर आपको अभी तक याद है तो। किस चैप्टर में? द लिविंग वर्ल्ड में, जहां हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल। सॉरी, इसी चैप्टर में, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, इसी चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि क्या डिफरेंस होता है किसी किसी प्रोकैरियोटिक की ग्लाइकोकैलिक्स में, किसी यूकैरियोटिक की ग्लाइकोकैलिक्स में। तो यहाँ से ओलिगोसैकेराइड कुछ की लेयर कुछ इस तरह से निकली होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ये हो गया आपका एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक, ये हो गए आपके बाइलेयर ऑफ लिपिड। और ये वाला जो दिख रहा है ये है इंट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक, एक चीज अभी तक छूट रही है और वो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कैसे लगे होते हैं? जैसे ये सपोज दैट ये टेल है, इस टेल को इससे जोड़ देंगे। ठीक है, ये टेल है, इन दोनों टेल के बीच में होंगे। ये टेल है, इन दोनों टेल के बीच में होंगे। ठीक है, ये टेल है, ये इन दोनों टेल के बीच में होंगे, और यही होते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ है, जैसे ये टेल इस टेल को जोड़ देंगे। ठीक है, और इसे हम लिख लेंगे, ये है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। बिल्कुल इजी डायग्राम है, आप बस एक बार ध्यान से देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जब नेक्स्ट टाइम हम बोर्ड पे कुछ बना रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है। तब तक आप इस डायग्राम को नोट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यदि आपने इस डायग्राम को बना लिया है तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल इजी सा डायग्राम है। अभी तक आपने देखा कि जो इंट्रिंजिक प्रोटीन है वो कैसा है, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन कैसा है। ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है वो एक ओलिगोसैकेराइड की लेयर है। इसका काम क्या होता है? ये सेल के दूसरे सेल से अटैचमेंट में काम करती है। किसी भी एनिमल सेल को किसी दूसरे एनिमल से, मतलब उसी एनिमल के एक सेल जो होती है वो उस एनिमल की दूसरी सेल से अटैचमेंट में ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसमें एक चीज छूट गया। आप देखिए, ये अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो इधर है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो है ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि इसकी फ्लूइडिटी का रीजन क्या होता है, कॉज ऑफ फ्लूइडिटी क्या होती है। फिर देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी इसकी कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि इसमें से परमिबिलिटी जो होती है वो कैसे रेगुलेट करती है। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसके जो सेमी परमिएबल नेचर है इसको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करवाए जाते हैं। ठीक है, इसको अब आप मिटा लीजिए। तो बच्चों जो कॉज ऑफ फ्लूइडिटी होता है कि क्यों ये फ्लूइड लाइक नेचर शो करता है, वो ये होता है कि ये दो काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, दो काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड, दो तरह के फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना ये आपस में ही इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक होता है इनका लैटरल इंटरचेंज और दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप इंटरचेंज। मतलब एक लैटरल मूवमेंट होता है और एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है,
सपोज दैट ये आप अभी हम पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है, कॉज ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी की कॉज क्या होती है। सपोज दैट ये आपका एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये भी आपका एक लिपिड मॉलिक्यूल है, होता क्या है बच्चों कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ आता है, ये वाला जो है वो यहाँ जाता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट। लेकिन इसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल यहाँ भी आता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ भी जाता है, और इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कितना अच्छा वर्ड है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। सबसे पहला रीजन तो हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके टेल्स के बीच में, मतलब जो उसकी लिपिड्स हैं उनके टेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, जिसके कारण कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, यानी जो टेल होती है, वो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन होते हैं उसके ऊपर, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके साथ अमीनो एसिड, जो प्रोटीन की अमीनो एसिड है वो उनके नॉन पोलर अमीनो एसिड के साथ वो क्या करती है, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेती है, जिसके कारण की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि ये आपका एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड के चलते जो इनका स्टेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। और स्टेबिलिटी की क्यों होता है, स्टेबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि पहला जो है वो तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में, कहाँ पे, उनके टेल्स के बीच में। एनिमल सेल बिटवीन टेल्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल के टेल्स के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो दूसरा कारण, ये तो हो गया मान लो पहला कारण, ये हो गया पहला। जो दूसरा कारण है वो ये है, मैंने बताया आपको कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेती है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेती है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सो इसको भी हम लिख लेंगे कि द हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है बच्चों, वो बॉन्डिंग क्रिएट कर लेती है। टेल क्रिएट बॉन्डिंग बिटवीन, किसके किसके बीच में, ये बिटवीन नहीं, विथ, किसके साथ क्रिएट करती है, नॉन पोलर पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड के नॉन पोलर पार्ट के साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट कर लेती है। जो अगली चीज़ है वो हम ये पढ़ेंगे कि इसके सेमी पार्मिएबल नेचर को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको अगर अल्कोहल के साथ या फिर बेंजीन के साथ या फिर बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करें तो इसका जो सेमी परमिएबल नेचर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो वाइल ट्रीटिंग plasma membrane with alcohol, boiling water and benzene, with alcohol, benzene और बॉइलिंग वाटर, इन तीनों चारों में से किसी के साथ अगर ट्रीट किया जाए
it loses its सेमी परमिएबल नेचर। ये आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में से किसी के साथ ट्रीट करने पर इसका सेमी परमिएबल नेचर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और कैसे ये ट्रांसपोर्ट परफॉर्म किए जाते हैं। किसी मॉलिक्यूल के द्वारा किसी को अंदर जाना होता है तो कैसे जाता है, बाहर आना होता है तो कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों वो दो तरह का होता है। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी 3 तरह का होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी 3 तरह का होता है। मेन 2 ही हैं, तो हम 2 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने तरह का होता है। 2 तरह का होता है। पहला पैसिव, जो दूसरा होता है वो होता है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एटीपी इज रिक्वायर्ड। और जो पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में का एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल O2 CO2 एक्सचेंज जो होता है, ये एक एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है वो होता है ऑस्मोसिस का मूवमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, या फिर सेकेंडरी, मतलब ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर हो। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट वो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। तो हमने पढ़ा आज कि कैसे कोई भी सेल मेम्ब्रेन किस स्ट्रक्चर से बनी होती है, कितना % उसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, कितना % एक्सट्रिंसिक होता है। 30% इंट्रिंसिक होता है, 70% एक्सट्रिंसिक होता है। हमने उसके 3 मॉडल्स पढ़े। पहला सैंडविच मॉडल, दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन, तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को तो हमने ये तो देखा ही नहीं कि किसने दिया था, इसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। निकोलसन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग तो यहीं छूट गई, एंड सिंगर ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। हमने देखा ट्रांसपोर्ट को कि 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक होता है डायरेक्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक होता है जहाँ पे डायरेक्टली एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक होता है जहाँ पे एटीपी कहीं और से टूटता है लेकिन वो एनर्जी वहीं पे लग जाती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक का आपका सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू क्लास, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यूरियस बायोलॉजी, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रोवाइड यू द बेटर कॉन्टेंट that you require for your board examination and also for your competitive examinations. Thanks a lot all of you once again.